रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, कभी कभी कोई इंसान बुरा काम करता है, कोई इंसान गलत काम करता है, लेकिन उसके किए की जो सज़ा होती है किसी और को भी मिल जाती है, जबकि उसका इस पूरे करे कराए में कोई दोष नहीं होता है, उसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे किसी दूसरे के कर्म की सज़ा मिल जाती है। और दोस्तों, जितनी भी बार मैं आप लोगों से कहूँ उतनी बार कम है कि इंसान अवैध संबंधों से अगर बच के रहे तो शायद आज के ज़माने में अगर हम लोग देखें तो मोस्टली जहाँ 70% के आसपास कत्ल और मर्डर इनके पीछे कोई सबसे बड़ा रीज़न अगर निकल के आता है तो वो होते हैं अवैध संबंध, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अब जब ये चीज़ें होती हैं तो शुरुआत में तो इंसान को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, उसको लगता है कि बिना खर्चा किए, बिना सारी चीज़ों के, बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए उसको वो सारी चीज़ें मिल रही हैं जो उसे मिलना चाहिए थी। लेकिन शादीशुदा ज़िंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और एक दूसरे की फ़िक्र होती है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो निभाना पड़ती हैं। लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ये जो सारी चीज़ें होती हैं नहीं होती हैं, बस इंसान को हल्का फुल्का सा बस अपना टाइम देना होता है और उसके एवज़ में उसे वो सब कुछ मिलता है जिसकी उसे नीड थी, जिसकी उसे ज़रूरत थी। और ये जिस्मानी भूख जैसे जैसे आगे बढ़ती है इंसान की ज़रूरतें भी बढ़ती जाती है, और जब जिस्मानी भूख ज़्यादा आगे बढ़ जाती है तो उसके बाद में एक ऐसा कांड होता है कि जिसकी वजह से जब इस पूरे केस का खुलासा होता है तो लोग हिल जाते हैं, लोग दहल जाते हैं और लोग यही सोचते हैं कि अगर इस केस में अवैध संबंध ना हुए होते तो शायद जिसका इसमें दोष है उसे तो सज़ा मिली, लेकिन जिसका इसमें दोष भी नहीं है उसको भी सज़ा मिल गई। यकीनन ऐसा ना होता। तो पूरी घटना सिलसिलेवार तरीके से आप लोग को सुनाऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, बात करें अगर आज की घटना की तो आज की घटना की शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ से, और इसी छत्तीसगढ़ में एक ज़िला लगता है रायपुर ज़िला, और इसी रायपुर ज़िले के अंतर्गत एक इलाका आता है बलौदा बाज़ार इलाका, और यहीं पर एक थाना पड़ता है कसडोल थाना, और इसी कसडोल थाने के अंतर्गत एक गांव आता है भद्रा गांव, और इसी भद्रा गांव के अंदर एक व्यक्ति है जो कि मृतक है, जिनका नाम दिलीप साहू है। उनकी एक पत्नी है संतोषी, उनकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास है। उनका बेटा है सुनील और एक बेटी है ममता, उसकी उम्र लगभग 18 साल के आसपास है। जो दिलीप साहू है, कई साल पहले इनकी मौत हो चुकी है। अब इनके घर में, इनके परिवार में 3 सदस्य ही निवास करते हैं, एक बेटा, एक बेटी और इनकी पत्नी। इनकी जो पत्नी थी जब वो विधवा हुई तो उसके बाद में अपने पति की जितनी भी उसे ज़रूरतें थीं वो पड़ी तो पड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी इसने अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की। अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, सारी ही चीज़ें एक्यूरेट चल रही थी। लेकिन दोस्तों, उसके बाद में एक तारीख आती है 27 जुलाई साल 2024। 27 जुलाई साल 2024 को इसी भद्रा गाँव के अंदर सुबह सुबह जब लोग उठते हैं तो देखते क्या है कि इस घर के अंदर ना तो कोई ऐसा बोलने का किसी की आवाज़ आ रही है, ना किसी ने गेट खोला है। अब उसके बाद में जो आस पड़ोस के लोग होते हैं, अमूमन इस घर का जो गेट था सुबह 8 बजे तक खुल जाता था, लेकिन आज लगभग 10 बज चुके थे और 10 बजे तक भी इस घर का जो गेट था वो बंद था। लिहाजा गांव वाले पता करते हैं कि इस घर के अंदर क्या हुआ है, तो पता चलता है कि इनका जो बेटा है जिसका नाम सुनील है वो एक जगह पड़ती है अहिलदा थाना, वहीं पर एक जगह पड़ती है लवन, वहाँ पर गया हुआ है किसी के शोक समारोह में शामिल होने के लिए। घर पर माँ और बस बेटी है। लिहाजा घर वाले जो मोहल्ले वाले हैं वो सोचते हैं कि हो सकता है कि माँ और बेटी सो रही हूँ, रात तक जागी हूँ, कोई भी रीज़न हो सकता है। अब उसके बाद में थोड़ा समय जब और गुजरता है, दोपहर के तकरीबन 2 बजे के आसपास का समय हो जाता है। जब 2 बजे के आसपास का समय होता है तो लोगों को थोड़ी सी चिंता होती है कि भैया इस घर का दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा है, क्योंकि अमूमन गांव के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं। शहर के अंदर तो भले ही पूरा परिवार घर के अंदर मरा पड़ा हो, लोग सड़ जाएँ, बदबू आने लगे, तब उसके बाद में लोग पहुँचते, लेकिन गाँव के अंदर ऐसी चीज़ें नहीं होती। गाँव के अंदर अगर किसी घर का गेट सुबह 10 बजे तक ना खुले तो आस पड़ोस के लोग परेशान होने लग जाते हैं। लिहाजा इसी भद्रा गांव के जो कुछ लोग थे वो इस घर के पास पहुंचते हैं। अब जैसे ही दरवाज़ा धकियाने की कोशिश करते हैं तो दरवाज़ा खुला होता है। अब ये लोग चौंक जाते हैं कि दरवाज़ा खुला है, लेकिन घर से किसी के भी बोलने की आवाज़ नहीं आ रही है। लोग जब आगे बढ़ते हैं तो आगे का जो दृश्य होता है उसे देखकर सबके पाँव तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल इस घर के अंदर जो संतोषी साहू थी, जिनकी उम्र तकरीबन 40 साल के आसपास थी, विधवा महिला थी, और इनकी बेटी जिसका नाम ममता, उम्र लगभग 18 साल के आसपास, ये एक छात्रा थी। इन दोनों को किसी ने आग के हवाले कर दिया है और बहुत ज़्यादा जल जाने और बहुत ज़्यादा झुलस जाने की वजह से शायद इनकी मौत हो गई।
लिहाजा जो गांव वाले, जो आस पड़ोस के लोग थे, तुरंत पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। और जो कसडोल थाने की पुलिस होती है, जब इस तरीके की घटना के बारे में सुनती है, तुरंत कसडोल थाने की पुलिस अपनी गाड़ी उठाती है और गाड़ी उठाने के बाद में तुरंत उस गांव पहुंचती है। और गांव में पहुंचने के बाद में उस घर में पहुंचती है। जो डेड बॉडीज़ पड़ी हुई थी उनकी बहुत ही बारीकी से समीक्षा करती है। जो लोगों की भीड़ थी पुलिस को देखकर थोड़ी थोड़ी छटना शुरू हो जाती है। लिहाजा जो पुलिस थी पूरे घर की बहुत बारीकी से समीक्षा करती है। तो पुलिस को एक तेज़ धारदार हथियार मिलता है जो बहुत भारी भरकम था, जिसको कड़हाल बोला जाता है गांव की भाषा में। अब नॉर्मल भाषा में अलग अलग जगहों पर अलग अलग बोला जाता है, तो कड़हाल जो पड़ी हुई मिलती है। लिहाजा पुलिस वालों को ये जानने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती है कि पहले कड़हाल से इस माँ बेटी के ऊपर वार किया गया है और उसके बाद में शायद इनके शव को जलाने की कोशिश की गई है। लिहाजा पुलिस वाले दोनों ही डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेते हैं। कस्टडी में लेने के बाद में इन दोनों ही डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इधर जो बेटा था उस बेटे को खबर कर दी जाती है। बेटा सुनील भी दौड़ा दौड़ा भागा भागा आता है बेचारा, क्योंकि उसकी माँ और उसकी बहन की इस तरीके से निर्मम हत्या घर के अंदर घुसकर किसी ने आग के हवाले कर दिया, पहले मार तोड़ की। लिहाजा बेटा सुनील भी आ जाता है। पुलिस जो थी सबसे पहले सुनील से ही पूछताछ करती है कि तुम कहाँ गए थे, कब गए थे, क्यों गए थे। सुनील बेचारा सारी बातें बताता है। कहता है मैं जब गया था माँ और बहन बिल्कुल ठीक थी और मैं अहलदा थाने में एक गांव पड़ता है लवन गांव, उसी गांव में गया हुआ था एक रिलेशन में, एक शोक समारोह में। आप वहां पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं। लिहाजा पुलिस को पहले शक होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बेटा ही मार कूट कर डाल गया और उसके बाद में घर से फरार हो गया। लेकिन जितनी भी बातें इस सुनील ने बताई थी वो 100% सच थी। बेटा बिल्कुल सच बोल रहा था। लिहाजा पुलिस अब सुनील से पूछताछ करती है क्या तुम्हें किसी के ऊपर कोई शक है, या फिर कोई ऐसा जिससे तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन की कोई रंजिश हो, या फिर किसी से बहुत ज़्यादा नज़दीक या बहुत ज़्यादा दुश्मनी, या फिर पैसों का किसी से कोई लेन देन हो, कोई ज़मीनी विवाद हो, या फिर तुम्हारा किसी से कोई झगड़ा हुआ हो और तुम्हारे बदला लेने के लिए उसने तुम्हारी माँ और बहन के साथ में ऐसा कर दिया। तो जो बेचारा सुनील होता है वो बताता है कि लगभग 5 साल पहले उसके पिता की मौत हो चुकी है। माँ विधवा थी, बहन थी और मैं था। घर में ऐसा तो कोई था नहीं कि जिससे किसी का कोई झगड़ा हुआ। हम तो बहुत सीधे साधे लोग हैं साहब, गरीब लोग हैं हम लोग। हमारा भला किसी से क्या पैसों का लेन देन होगा, भला किसी से क्या ज़मीनी विवाद होगा, ज़मीन तो इतनी हमारी है भी नहीं। लिहाजा पुलिस जो थी वो इस सुनील के बयान लिखवाती है। बयान लिखवाने के बाद में इससे कहती है कि ठीक है, डेड बॉडी की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद में हम लोग इस पूरे केस में छानबीन शुरू करेंगे। इधर जो आस पड़ोस के लोग थे उनके भी बयान लिखवाए जाते हैं कि तुम लोग इस घर के अंदर आए थे तो तुमने क्या देखा था। लिहाजा जो घर था उसके आस पड़ोस कोई सीसीटीवी कैमरा हो तो उसे चेक किया जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं होता है, क्योंकि गांव के अंदर अमूमन जो सीसीटीवी कैमराज होते हैं वो नहीं होते हैं। शहर के अंदर सीसीटीवी कैमराज पुलिस को मिल जाते हैं। लिहाजा पुलिस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतज़ार करने लगती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है। जो शव थे दोनों परिवार को सौंप दिए जाते हैं। परिवार वाले अंतिम संस्कार कर देते हैं। उधर जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई थी उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ था कि पहले इस माँ बेटी के सर पर किसी भारी भरकम चीज़ से वार किया गया है और जब इनकी मौत हो गई तो उसके बाद शायद इनके शव को जलाने की कोशिश की गई है। लिहाजा जो पुलिस थी अब इस पूरे मामले में छानबीन करती है। गांव के अंदर अलग अलग तरीके से पुलिस की टीमें पहुंचती हैं। अलग अलग लोगों से पूछताछ की जाती है कि इस घर के अंदर उस रात किसी को आते देखा, जाते देखा। तो जो गांव के लोग होते हैं वो कहते हैं साहब हमने ना तो किसी को आते देखा ना जाते देखा। लेकिन गांव के कुछ लोगों से पुलिस को ये पता चलता है कि इस गांव के अंदर एक व्यक्ति है जिसका इस घर के अंदर काफ़ी ज़्यादा आना जाना है, संतोषी साहू के घर पे, और इस व्यक्ति का नाम है दिलहरण। जो दिलहरण है ये अक्सर संतोषी के घर जाता है और उसके बाद में आ जाता है। उसका आना जाना बहुत है तो हो सकता है कि उसको कुछ पता हो। लिहाजा पुलिस जो थी शक के आधार पर इस दिलहरण को उठाती है। उठाने के बाद में सीधा इसे पुलिस थाने लेके आती है। पुलिस थाने लाने के बाद में इससे पूछती है क्या तुम्हें इस माँ बेटी की मौत के बारे में कुछ जानकारी है। तो जो दिलहरण होता है वो पुलिस को जो जवाब देता है वो काफ़ी ज़्यादा गोल मटोल होते हैं। जब वो गोल मटोल जवाब पुलिस को देता है तो पुलिस को भी समझने में देर नहीं लगती है कि जो दिलहरण है ये पुलिस के सामने झूठ बोल रहा है। लिहाजा पुलिस जो होती है इस दिलहरण के ऊपर सख्ती दिखाती है और जब इसके ऊपर सख्ती दिखाती है तो ये दिलहरण जो था वो पुलिस के सामने टूटता है। और दोस्तों टूटने के बाद में एक ऐसी कहानी सुनाता है जिस कहानी को सुनने के बाद में ना कि पुलिस वाले ना कि गाँव वाले बल्कि संतोषी के भी जितने रिश्तेदार थे सबके सब दंग रह जाते हैं। दिलहरण के परिवार वाले भी दंग रह जाते हैं कि ये क्या बोल रहा है। दरअसल दिलहरण जो कहानी सुनाता है इस कहानी की शुरुआत होती है अब से तकरीबन 4 साल पहले से।
और जब संतोषी के जो पति होते हैं जिनका नाम होता है दिलीप साहू, उनकी जब मौत हो जाती है तो संतोषी अपने घर में अब अकेली रह गई थी। 2 बच्चे थे जो पूरी तरीके से अपने पाँव पर खड़े नहीं थे, हालांकि होशियार थे लेकिन पाँव पर खड़े नहीं थे, ना पैसा वगैरह कमाते थे, यानी परिवार की जो जिम्मेदारी थी इसी संतोषी के ऊपर आ चुकी थी। लिहाजा जो संतोषी होती है मेहनत करती है, मजदूरी करती है, कामकाज करती है और किसी भी तरीके से अपने परिवार का भरण पोषण करती है। और इसी बीच में संतोषी की मुलाकात जो होती है वो दिलहरण से होती है। संतोषी हालांकि विधवा थी, 40 साल की महिला थी, लेकिन जो इसका शरीर था वो काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक था। ऐसा नहीं था कि ये बुज़ुर्ग लगती थी, एक सही देखने वाले में अच्छी थी, खूबसूरत थी। लिहाजा जो दिलहरण होता है इस संतोषी की तारीफ़ें करने लगता है, कहता है कि भाभी तुम इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, कोई कह नहीं सकता, और तुम इतनी कम उम्र में विधवा हो गई, तुम्हारी ज़रूरतें भी होंगी, कैसे पूरी होती होंगी। क्योंकि दोस्तों हमारे समाज में जो सबसे ज़्यादा घटिया चीज़ अगर कुछ है, अगर मैं आपको अपने शब्दों में बताऊं तो सबसे ज़्यादा घटिया हमारे समाज में जो है वो है देवर भाभी का रिश्ता, जो कोई भी राह चलता इंसान किसी से भी बना लेता है। वो किसी भी लेडीज़ से भाभी कहने लग जाता है, और भाभी कहने के बाद में उसके बाद में सबसे ज़्यादा घटिया चीज़ जो चालू होती है वो होती है मजाक। दोस्तों मजाक जैसी जो चीज़ होती है दुनिया में बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती। मजाक एक तरीके से किसी भी रिश्ते में सही नहीं होती है। जो दिलहरण होता है डबल मीनिंग बातें करता है कि भाभी तुम इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो, बदकिस्मती से तुम विधवा होगी, अब तुम्हारी भी ज़रूरतें होंगी। तो जो संतोषी होती है दिलहरण के बातों के हंस हंस के जवाब देती है, और शायद उसको भी समझने में देर नहीं लगती है कि दिलहरण आखिर कहना क्या चाहता है। उसके बाद में जो दिलहरण होता है संतोषी से लगातार उसकी तारीफ़ें, उसकी खूबसूरती के चर्चे, उसके हर चीज़ के चर्चे करता है। कहता है कि तुम जैसी मेहनती और कुशल, यानी उसको देखकर दिलहरण कहता है कि मैं तुम्हें देखकर अपना दिल हार गया, तुम इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो, कैसे कहूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जो संतोषी होती है दिलहरण की जब ये बात सुनती है तो ये भी एकदम से उसके प्यार को अपना लेती है, और उसके बाद में दोनों एक ऐसे रिश्ते में बन जाते हैं जिस रिश्ते को शायद ही समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि अगर चाहते तो ये दोनों शादी कर सकते थे, लेकिन इन दोनों को सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी भूख मिटानी थी, अपने आप में एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बनाने थे। अब उसके बाद में जो संतोषी होती है सारी सीमाएं लांघ जाती है और दिलहरण के साथ में अपने ही घर के अंदर शारीरिक संबंध बनाने लग जाती है। लगातार इनके बीच में जो शारीरिक संबंधों का सिलसिला होता है लगातार चलने लगता है, और 1-2 बार नहीं, लगभग पिछले 4 साल से ये जो शारीरिक संबंधों का सिलसिला था लगातार चल रहा था। जब भी जो बेटा सुनील होता घर से बाहर खेलने वगैरह जाता या फिर बेटी अपने स्कूल जाती, संतोषी तुरंत दिलहरण को बुलाती और उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाती, अपनी जिस्मानी जो ताल्लुकात थे, जिस्मानी जो नीड थी वो पूरा करती। लिहाजा जो दिलहरण था उसको भी वो सब कुछ मिल रहा था जो उसे शादी करने के बाद मिलना चाहिए था। लिहाजा जो दिलहरण था अब इस संतोषी की आर्थिक मदद भी करने लगा था, कभी उसको पैसे दे देता, कभी उसे कपड़े देता, कभी साड़ी दे देता। इस तरीके से संतोषी की लगातार वो शारीरिक नीड भी पूरी करता, साथ के साथ फिजिकल नीड भी पूरी करता। संतोषी भी समझ चुकी थी कि जो दिलहरण है बहुत ही अच्छे नेचर का व्यक्ति है, लिहाजा जो संतोषी थी दिलहरण पर जान से ज़्यादा उस पर जान निछावर करती थी। अब इसी बीच में जो संतोषी होती है दिलहरण को बार बार फ़ोन करती है और कहती है कि उसे पैसों की ज़रूरत है। ऐसा दिलहरण पुलिस के सामने बताता है। वो कहता है कि संतोषी लगातार उससे फ़ोन करती, पैसे मांगती, मैं उसे पैसे देता। जब मैं उसे पैसे दे देता तो फिर थोड़ी देर के बाद में मुझे फिर फ़ोन करती, कहती कि मुझे इतने पैसे चाहिए। मैं जब उससे पैसों का इनकार करता तो वो कहती कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं समाज में तुम्हारी रुसवाई कर दूंगी, तुम्हारे घर में रहकर तुम्हारी पत्नी के तौर पर बैठ जाऊंगी और तुम्हारी पत्नी की तरह रहने लगूंगी। उसके बाद में समाज में तुम्हारी बदनामी हो जाएगी, तुम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो भी मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी, अगर मुझे पैसे नहीं दोगे तो भी मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी। इसी तरीके से लगातार जो संतोषी थी दिलहरण को ब्लैकमेल करने लगी थी। जब लगातार दिलहरण को ब्लैकमेलिंग जैसी चीज़ें जो होती हैं उसका सामना करना पड़ता है तो दिलहरण भी फैसला कर लेता है कि इस संतोषी को अब इस दुनिया से विदा करना पड़ेगा। लिहाजा जो दिलहरण होता है 27 जुलाई साल 2024 को जो संतोषी का बेटा होता है सुनील, जब वो अहला थाना क्षेत्र के लवन गांव में किसी शोक समारोह में शामिल होने के लिए जाता है तो उसी समय संतोषी दिलहरण को कॉल करती है, कहती है कि आज घर पे आ जाओ। दिलहरण भी मौके की तलाश में था, तुरंत उसके घर पे पहुंच जाता है। बेटी कमरे के अंदर थी, सो रही थी। उसी समय दिलहरण संतोषी को समझाने की कोशिश करता है, उससे कहता है कि तुम जिस रास्ते पर चल रही हो वो ठीक नहीं है, हमारे बीच में अनैतिक संबंध है, प्यार मोहब्बत है, ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो ये चीज़ें सही नहीं है, क्योंकि मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की है, हमेशा तुम्हें पैसे दिए, और आज तुम मुझसे ब्लैकमेल कर पैसे ऐंठ रही हो, ये सही बात नहीं है, तुम मेरी बदनामी करने पर तुली हुई हो।
तो जो संतोषी होती है दिलहरण की एक बात भी नहीं सुनती है, बल्कि उससे ऊंची आवाज़ में बात करने लगती है। दिलहरण तो पुलिस को ये तक बताता है कि संतोषी उसके साथ में हाथापाई करने लगी थी। जब वो उसके साथ में हाथापाई करने लगती है तो मैं भी उसका विरोध करता हूँ, मैं भी हाथापाई करता हूँ। अब उसके बाद में जब लगातार वो मेरे साथ में इसी तरीके से ऊंची आवाज़ में बात कर रही है, लगातार हाथापाई कर रही है, उसके बाद में मैं उसके ही घर में रखा हुआ एक जो लोहे का एक सामान होता है वो उसके सर पे मारता हूँ, जिसकी वजह से जो संतोषी होती है वहीं ज़मीन पे गिर जाती है और उसके जिस्म से बहुत ज़्यादा खून बहने लगता है। उसकी चीख की आवाज़ सुनकर उसकी जो बेटी होती है ममता, जिसकी उम्र 18 साल है, वो बाहर आ जाती है। जब मैं उसकी बेटी को देखता हूँ तो घबरा जाता हूँ और तुरंत आनन फानन में मैं गुस्से में उसकी बेटी के ऊपर भी हमला कर देता हूँ। वो भी वहीं ज़मीन पर गिर जाती है, उसके भी सर से बहुत ज़्यादा खून बहने लगता है। जब दोनों ही माँ बेटी तड़प तड़प कर अपनी जान दे देती हैं, उसके बाद मैं उनके किचन में जाता हूँ, वहाँ से मिट्टी का तेल लेता हूँ। मिट्टी का तेल लाने के बाद में इन दोनों की डेड बॉडी पे छिड़कता हूँ और उसके बाद आग लगा देता हूँ और उसके बाद मैं घर के पिछले वाले दरवाजे से 9-2-11 हो जाता हूँ। जब इस तरीके से पूरी कहानी दिलहरण पुलिस को सुनाता है तो पुलिस बड़ी हैरान होती है। एक व्यक्ति जिसने अवैध संबंधों में पड़ा, उसके बाद में एक महिला जो थी जिसका नाम संतोषी था, वो उसे लगातार ब्लैकमेल करती रहती है और उसकी वजह से उसकी बेटी की भी जान चली जाती है। तो दोस्तों, क्या आप लोग को ये दिलहरण ने जो किया, क्या वो सही लगता है? क्या उसको ये करना चाहिए था? उसके पास और बहुत सारे रास्ते थे। वो पुलिस का सहारा ले सकता था कि उसे ब्लैकमेलिंग हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन दिलहरण ने जो कानून अपने हाथ में लिया वो सही नहीं किया। एक महिला जो अवैध संबंधों में थी उसकी तो मौत हुई, बल्कि उसकी बेटी ममता जो बेकसूर थी, उम्र 18 साल की थी, छात्र थी, उसकी भी जान चली गई। बहरहाल दोस्तों, ये थी कहानी और आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोग के जो भी कमेंट्स आए हैं, अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ। सो दोस्तों, हमारे चैनल पर जो कल के दिन कमेंट्स आए उसमें शाहनवाज शाह हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, आप जो कहानी सुनाते हैं ना तो आप अपना हाथ नीचे कर कर रखें, क्योंकि आप ऐसे हाथ बांधते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। सीना चौड़ा कर कर कहानी सुनाइए, आप थोड़ा डिसेंट दिखेंगे। तो भाई शाहनवाज जी, आपका शुक्रिया। सीना चौड़ा ऐसे करना है या फिर कैसे करना है, क्योंकि मेरा सीना ज़्यादा चौड़ा ऑलरेडी है नहीं। खैर, आपका शुक्रिया। अमीन गुज्जर है, लिखते हैं वेरी नाइस गुड स्टोरी। तो अमीन गुज्जर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में सोनू धीमान है, लिखते हैं लव यू ब्रदर, पंजाब पठानकोट गुरदासपुर से कहानी सुनते हैं, भैया शुक्रिया। हैप्पी दिवाली ऑल फ्रेंड्स। देव कुमार जी, आपको भी हैप्पी दिवाली भाई। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से। सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, रेणु सुनील त्यागी शाहना बुलंदशहर से। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया पति पत्नी का। शाहनवाज हार्ट बनाते हैं भैया, आपका शुक्रिया। सरफराज मोहम्मद है, लिखते हैं सर जी प्लीज़ टाइम चेंज कर दो, क्योंकि सर्दी में रात का 10 बजे तक इंतज़ार करना पड़ता है। वैसे सब कुछ बहुत बहुत बढ़िया है, कीप इट अप। तो शरीफ मोहम्मद जी, मुझे लगता है कि 10 बजे का जो समय है वो ठीक है, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं समय बदल दूंगा और देखते हैं। कल मैं एक वोट करूंगा, अगर उस वोट में सारे लोगों ने कहा कि ठीक है समय बदल तो बदल दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि 10 बजे का समय ठीक है। सारे लोग खाना पीना खाकर अपनी फैमिली से बातचीत कर कर लेट जाते हैं और उस समय ही सही समय होता है कहानी सुनने का, क्योंकि न्यूज़ तो है नहीं जो 4-5 मिनट में सुन के निकल जाओगे। इसलिए बेहतर यही है कि लेट कर कहानी सुनो, सुनते सुनते नींद भी आ जाए। शीलनिधि है, लिखते हैं शावेज़ मलिक जी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भैया शीलनिधि जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। लिखते हैं चैनल को देखने और सुनने वाले सभी भाइयों को भी दीपावली की पर्व की बहुत बहुत बधाई। तो शीलनिधि जी, मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, मेरे सारे व्यूवर्स की तरफ से आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। उसके बाद में शमीर शाह हैं, लिखते हैं शावेज़ भाई, भरोसा किसी पर किया जाए तो भरोसा किस पर किया जाए, कोई भी ऐसे लायक नहीं है। आपने जो कहानी सुनाई आपका शुक्रिया। तो समीर शाह जी, आपका शुक्रिया। सतबीर हैं, लिखते हैं कहानी सुनकर मुझे बहुत अच्छी लगी। सतबीर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। सो सतबीर जी, आपका शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है यह है गोंड वन लाल करके आईडी है, लिखते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन द फेस्टिव ऑफ लाइट शोहेब भाई, आपको सपरिवार दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बेचन गोंड, कैमरून अफ्रीका से। तो बेचन गोंड जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली के शुभ अवसर पर। मैं कहूँगा कि आप अफ्रीका में सुरक्षित रहें, खुश रहें, अपने परिवार से लगातार टच में रहें, बात करते रहें, और परिवार दीपावली पे आपको मिस करेगा। तो आप बताइएगा कि किस तरीके से आप अफ्रीका के अंदर दिवाली मनाते हैं। उसके बाद में लईक अब्बास है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शावेज़ भाई, नाइस स्टोरी। लईक अब्बास गुलिस्तानाज बागपत यूपी से। तो लईक अब्बास जी, आपकी पत्नी शायद गुलिस्तानाज हैं, आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये है गगन राजपूत का, ये लिखते हैं फैबक स्टोरी। तो पता नहीं ये क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद में गुरमीत सिंह हैं, लिखते हैं वेरी नाइस स्टोरी। मलिक भाई गुरमीत सिंह लुधियाना पंजाब से कहानी सुनते हैं, भैया शुक्रिया।
उसके बाद में समीर हैं, लिखते हैं सर न्यूज़ का लिंक मिलेगा? तो भाई आप गूगल पर जो मैंने कहानी का टाइटल रखा है वो सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। अनिल कुमार जी हैं, लिखते हैं गुड स्टोरी अनिल कुमार, अमेरिका से कहानी सुनते हैं, शुक्रिया। उसके बाद में मुकेश शर्मा है, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, किसी ने कहा कि बुद्धिमानी और मूर्खता में क्या अंतर होता है? तो बुद्धिमानी अपनी सीमाएं में होती हैं, क्या सोचकर ऐसे कुकर्म किए जाते हैं समझ नहीं आता। तो बहुत अच्छी बात कही आपने, आपका शुक्रिया। उसके बाद में अदनान अब्दुल रज़ाक हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, ऐसी कहानी सुनकर शम्स सर की बात याद आती है कि ऐसा रिश्ता कोई भी बचा नहीं जिसमें जुर्म हुआ ना हो। नाइस जॉब भाई, अंदाज़ अच्छा लगा आपका कहानी सुनाने का, और कहानी एक सबक है इंसान के लिए। तो अदनान अब्दुल रज़ाक जी आपका शुक्रिया। देव कुमार जी हैं, लिखते हैं आज लाइव सुनी, वेरी नाइस भैया जी। तो भैया देव कुमार जी आपका शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। अब्दुल अली हैं, लिखते हैं कुछ और न्यू कहानी सुनाओ, जैसे फिर जो साइको किलर होते हैं जैसे इनकी कहानी सुनाओ। तो बहुत सारी मैंने कहानी सुनाई है, आप एक बार जाके चेक करिएगा, लेकिन संडे वाला दिन मैंने रखा है और इसमें जो साइको किलर होते हैं उनकी हम कहानी सुनाएंगे। हसीबुल अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, बहुत तकलीफ़ दी उस औरत ने, आदमी को अलग हो जाना चाहिए था, आदमी की जान नहीं लेनी चाहिए थी। तो हसीबुल अंसारी जी आपका शुक्रिया। अवतार जमाल हैं, जीमाल हैं, लिखते हैं कहानी कहाँ मिलेगी ऐसी अमीर औरत? तो भैया आपका शुक्रिया कि आपने कमेंट्स किया। राज राजपुरख खबरनामा करके आईडी है, लिखते हैं अवैध रिश्तों के जो संबंध होते हैं वो हमेशा गलत होते हैं। रमेश चौधरी, राजपुरा खबरनामा, राजपुरा पंजाब से। तो रमेश चौधरी जी आपका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल अली है, फरीदाबाद से आपकी कहानी सुनता हूं। तो अब्दुल अली जी आपका शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है अस्सलाम वालेकुम शावेज़ भाई, केस हुआ था महाराष्ट्र में, उस केस के बारे में कवर करो। उनका नाम है नसीर अहमद। तो नसीर अहमद जी मैं इस केस पर स्टडी करूँगा और जल्द सुनाऊँगा आपको। और उसके बाद में उदय सिंह है, लिखते हैं लिहाजा इतना बोलना अच्छा नहीं लगता, यानी बार बार जो मैं लिहाजा बोलता हूँ वो भाई को अच्छा नहीं लगता। तो उदय सिंह जी मैं कोशिश करूँगा कि लिहाजा वर्ड को थोड़ा सा रिड्यूस करूँ, कम करूँ। उसके बाद में गगन राजपूत बोलते हैं फेक स्टोरी है, बट 60 साल में नौकरी, और दूसरी बात लड़की की जो माँ है उसने लड़की को बताया नहीं। तो गगन राजपूत जी कहानी 100% हमारे चैनल पर ट्रू होती है, कोई भी फेक स्टोरी हम सुनाते नहीं। और आपकी जहाँ बात रही कि 60 साल में नौकरी, तो कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर में 60 साल में रिटायर हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो रिटायर होने के बाद में दूसरी जॉब पकड़ लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो उसकी माँ थी वो सौतेली थी, इसीलिए उसने बेटी को खबर नहीं की। उसने सोचा कि सारी चीज़ें एक जो सबूत हैं वो मिट जाएं, डेड बॉडी का अंतिम संस्कार हो जाए, सिर जो उसने नदी में डाला था वो दूर बह के निकल जाए, उसके बाद बेटी को खुद पता चल जाएगा। और वो सौतेली थी तो इसलिए उसे बेटी की कुछ ज़्यादा परवाह भी नहीं थी। बस यही रीज़न था कि उसने अपनी बेटी को कोई भी खबर नहीं दी। सो दोस्तों, ये प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।